सिया की आंखें खुली, उसने आसपास देखा। उसके इर्द गिर्द कुछ मशीनें लगी हुई थीं, जिनमें बीप बीप की आवाज आ रही थी। उसे अपने पेट पर बहुत जोरों का दर्द महसूस हो रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और खुद को आईसीयू के अंदर पाया। बाहर से किसी औरत के गुस्से में किसी को डांटने की आवाज आ रही थी, और एक शांत आवाज थी जो लगातार उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी। एकांश, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं इतनी बार इनकार कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए, फिर भी तुझे इसी लड़की से शादी करनी है। एक औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। माँ, मुझे ये शादी करनी होगी। मैं और पापा ने अंकल से वादा किया है। एक लड़के की शांत आवाज सुनाई दी। बस एक वादा ही तो किया है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तू? वादे के नाम पर इस लड़की के बाप ने तुम्हें और तुम्हारे पापा को फंसाया है। अपनी बिन ब्याही माँ बनी बेटी को तुम्हारे गले बांधना चाहता है वो। वह औरत फिर भड़की। माँ, प्लीज शांत हो जाओ। यह हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? विकास ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानती, तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। एक चरित्रहीन लड़की को मैं अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। पायलट बनने गई थी और कोख में किसी और का बच्चा लेकर लौटी है। अब बिन ब्याही माँ बनकर हमारे गले पड़ना चाहती है। वह औरत गुस्से से कांप रही थी। मम्मी, प्लीज शांत हो जाओ। मैं उन्हें चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इससे शादी नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। ये सब बाप बेटी का ड्रामा है। मैं नहीं मानती कि लड़की ने सच में खुदकुशी की कोशिश की है। ये सब दिखावा है। अगर उसे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होती तो बिन ब्याही माँ क्यों बनती? क्यों हॉस्टल में मटर गश्ती करती? और जब इसका भांडा फूटा तो पेट में कांच का टुकड़ा घोंप कर खुदकुशी का नाटक कर लिया। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। अंदर से सिया उनकी सारी बातें सुन रही थी। उनके मुंह से निकला हर शब्द कांच के टुकड़े की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। इन आवाजों के बीच उसे अपने पिता की कड़वी बातें भी याद आ गईं। मिल गई तुम्हें ठंडक, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर। अब सुकून मिला। इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। इससे अच्छा तो था कि अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती। उनके शब्दों ने फिर से उसके कलेजे को चीरना शुरू कर दिया। बिन माँ की बच्ची है सोचकर कभी तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो कीचड़ तूने मेरे मुंह पर उछाला है, देख उसकी क्या सजा है। और उन्होंने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। थप्पड़ से शुरुआत हुई और जब गुस्सा चरम पर पहुंचा तो उनके हाथ में बेल्ट आ गई। बदनामी का गुस्सा और नफरत उन्होंने जी भरकर उस पर उतारी। सिया बस चीखती रही, दर्द से कराती रही। उसने रहम की भीख मांगी, पर उसकी एक न चली। गुस्से से पागल पिता ने तब तक पीटा जब तक उनका मन शांत ना हो गया। फिर बेल्ट फेंक कर कमरे से बाहर निकल गए। उस रूप को देखकर और सहकर सिया की जीने की आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई। उसने कमरे में रखे कांच के टुकड़े से अपने पेट पर वार किया और खुदकुशी करने की कोशिश की। अब वह जिंदा होकर भी पछता रही थी। आंखों में अनगिनत दर्द, होठों पर हजार शिकायतें थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सबको अपनी इज्जत और मर्यादा की पड़ी है। मेरे दर्द और जख्मों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। सबको लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से यह गंदगी की, लेकिन किसी के पास वक्त है क्या? कोई जानना चाहता है कि किसने ये सब मेरे साथ किया? किसने मेरे माथे पर बदनामी की मोहर लगा दी? उसकी आंखें दर्द और घुटन से भरी थी, और फिर उसकी आंखों के आगे कुछ तस्वीरें उभरने लगीं। वह नशे में लड़खड़ा रही थी। सामने खड़े उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। 3 लड़के और 2 लड़कियां। स्वीटी, तमन्ना, तुम दोनों ने भी धोखा दिया मुझे। तुम लोग तो कह रही थी कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला। फिर ये सब कैसे हुआ? सिया ने गुस्से में लड़कियों से कहा। वह अपना संतुलन नहीं बना पा रही थी। दोनों लड़कियां चुपचाप लड़कों की ओर देखने लगीं। लड़के अच्छे घरों से लगते थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेशर्मी साफ झलक रही थी। उनमें से एक लड़का सिया के पास आया। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह अपनापन दिखाते हुए बोला। नमन, देखो ना, ये लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं, और उस ड्रिंक में क्या मिला हुआ था? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपना होश गंवाती जा रही हूँ? मुझे नशा चढ़ रहा है। उसने घबराकर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है सिया। ये लोग बस तुम्हारे साथ बदमाशी कर रहे थे। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नमन अपने पन के साथ बोला, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ठीक है नमन, देखो ना, मैंने इन लोगों पर भरोसा किया, फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया।
प्लीज़ तुम ऐसा मत करना। सालों की दोस्ती है हमारी, बहुत भरोसा है मुझे तुम पर। प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। वह उसकी कलाई पकड़कर बोली। नमन ने डेबिल स्माइल के साथ अपने दोस्तों को देखा। उन सभी की आंखों में भी शैतानियां थीं। वह कार की ओर बढ़ा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और बोला, जब तक तुम सबकी जुबान बंद रहेगी, तुम जिंदा रहोगे। जानते हो ना, मेरे खिलाफ बोलने वाले का कोई अता पता नहीं मिलता। उसकी धमकी से सब सहम गए। सिया को कार में डालकर वह गाड़ी स्टार्ट करता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। नशे में होने के कारण सिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। किसी को नहीं पता कि उस रात सिया के साथ क्या हुआ। कोई उसे बचाने आया था या नहीं। जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया। आज सब मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरे अपने ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। मेरी ज़िंदगी मुझे अब नरक लग रही है और मरने भी नहीं दिया जा रहा है। सिया हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से भी और अपने अपनों से भी। अपने दर्द में डूबी सिया कब नींद के आगोश में चली गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात जैसे किसी बोझ की तरह उसके सीने पर बैठी थी और आंखें थककर बंद हो गई थी। सुबह दरवाजे की हल्की चरमराहट से उसकी नींद टूटी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और नज़र दरवाजे की ओर गई। वहां जो खड़ा था उसे देखकर उसकी धड़कनें जैसे एक पल को थम गईं। एक शांत, नर्म और आकर्षक चेहरा, गहरी हेजल ग्रीन आंखें जिसमें रहस्यमयी चमक थी, काले स्टाइलिश बाल, नरम होंठ जिन पर खामोशी का श्रृंगार था, 6 फीट लंबा, चौड़े कंधों वाला, परफेक्ट मस्कुलर शरीर, उम्र केवल 26 साल। यह था एकांश। सिया ने उसे देखते ही अपना दर्द जैसे भूल ही गई। उसकी आंखें सिर्फ उसी पर टिक गईं। इससे पहले उसने उसे तब देखा था जब वह उसके पेट का ऑपरेशन कर रहा था। तब दर्द और बेहोशी के बीच उसकी आंखें अधखुली थीं, पर आज उसे साफ देख पा रही थी। क्या यही है वो इंसान जिससे अब मेरी जिंदगी बनने वाली है? उसने मन ही मन सोचा। एकांश बिना किसी भाव के उसके करीब आया। उसका चेहरा उतना ही गंभीर था जितना ऑपरेशन थिएटर की ठंडी हवा। उसने सबसे पहले उसकी कलाई उठाई और नमक टटोली। सिया के रग-रग में उसका स्पर्श उतर गया। उसकी उंगलियों की हल्की ठंडक जैसे दिल तक उतर गई। फिर उसने उसकी आंखों में झाँका, मानो कुछ बिना कहे ही उसकी हालत पढ़ ली हो। धीरे से चादर हटाकर वह उसके घाव देखने लगा। जैसे ही टेप को ऊपर उठाया, सिया दर्द से कराहने को हुई। होंठ खुलने ही वाले थे कि उसने अपनी उंगली उसके होंठों के सामने कर दी। चुप, उसका इशारा साफ था। सिया की आंखें गुस्से से भर गईं। गजब है, ये दर्द भी दे रहे हैं और कराने की भी इजाजत नहीं। तभी उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजी। अब दर्द कैसा है? जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में उतर आए आंसुओं से उसने सब जान लिया। वह इंजेक्शन तैयार करने लगा। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। कई बातें थीं जो वह कहना चाहती थी, लेकिन कहाँ से शुरू करे, कैसे कहे? उसके दोनों हाथ बेचैनी से आपस में कस गए। एक बात कहूँ? उसने हिम्मत बटोर कर आंखें बंद की। हाँ, उसके होंठों से निकला एक छोटा सा शब्द, पर आवाज इतनी गहरी थी कि दिल तक चुभ गई। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और आपकी माँ भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। प्लीज आप इनकार। बात अधूरी ही रही। उसकी कोहनी के ऊपरी हिस्से में इंजेक्शन की चुभन उतर गई थी। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने मुट्ठी भींच ली। तभी एकांश ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया। प्लीज, मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। इनकार। इस बार भी उसकी बात पूरी नहीं हुई। एकांश ने ठंडी गंभीरता से कहा, मैं हर फैसला एक बार लेता हूँ। बार बार फैसला बदलने की आदत नहीं है। ये शादी होगी, आज और अभी होगी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें इस समय मानो पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। सिया के होंठ कांपे, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने पास रखी डायरी उठाई, उसमें कुछ लिखा और फिर बाहर निकल गया। दरवाजे पर रुका और मुड़कर कहा, हालत अभी अच्छी नहीं है। खुद पर या अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव डालने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो। वह उसकी तरफ देखती रह गई। उसका हर शब्द जैसे उसके सीने पर भारी पत्थर की तरह गिरा। उसके जाने के बाद भी उसकी आंखें उसी दरवाजे पर टिकी रहीं। होंठ सिले रहे, पर आंखों से आंसू बह निकले। क्या यही मेरी किस्मत है? बचपन से आज तक एक भी फैसला खुद लेने का हक मुझे नहीं मिला। हर बार किसी और ने मेरे जीवन की डोर थाम ली। और अब भी। आधे घंटे बाद नर्स अंदर आई। उसके हाथ में शादी का जोड़ा था। उसने उसे सजा दिया। बैठने की कोशिश की, पर पेट का दर्द असहनीय हो गया।
तो नर्स ने उसे लेटे लेटे ही तैयार कर दिया। नर्स के जाते ही एकांश अंदर आया। उसे देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। सिया दुल्हन सी सजी लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, चेहरा शांत था। जैसे उसने उसकी आहट महसूस की, आंखें खोली, उस पल उसकी मासूम आंखों में इतना दर्द था कि एकांश ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। बिना कुछ कहे उसने आहिस्ते से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी, पर एकांश ने बस इशारे से कहा, बाहें गले में डालो। दर्द के कारण सिया ने अनिच्छा से उसकी गर्दन पकड़ ली। वह उसे लेकर बाहर निकला। बाहर कंचन जी, दामोदर चतुर्वेदी और मदन तिवारी खड़े थे। सभी की निगाहें उस पर थीं। सिया सहम गई। उसकी पलकों ने झुककर आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर कांप गया। एकांश ने उसकी हर हरकत देखी, लेकिन चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह सीधा उसे लेकर कार में बैठ गया। गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हुआ। मंदिर पहुंचकर जब वह उसे मंडप तक लाया, सिया का दिल और भी बिखर गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने पंडित जी मंत्र पढ़ने बैठे थे। जब वरमाला दी गई, सिया ने आंखों में ही ना कहा, पर एकांश की लाल आंखों के इशारे ने उसे मजबूर कर दिया। उसने जैसी वरमाला उसके गले में डालने को उठाई, उसने सिर झटका और वरमाला अपने ही गले में गिरा ली। पंडित जी ने दूसरी वरमाला दी। इस बार उसने मजबूरी में एकांश के गले में डाल दी। फिर उसने सिया को अपनी गोद में बिठाए रखा। पंडित जी ने मंगलसूत्र दिया। एकांश ने उसके गले में पहना दिया। सिंदूर की डिबिया आगे बढ़ी। सिया की नज़र अपने पिता की ओर गई, पर उन्होंने आंखें फेर लीं। उसका दिल टूट गया, आंसू बरस पड़े। तभी माथे पर एकांश का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी मांग सिंदूर से भर दी गई। सिया ने घुटन से आंखें कसकर बंद कर लीं और होठों को दबा लिया। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर एकांश की मुट्ठी कस गई। चेहरा कठोर हो गया, पर आंखों में न जाने कौन सा तूफान दबा रह गया। शादी संपन्न होने पर पंडित जी ने सभी बड़ों को उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा। मदन जी आगे आए और उन्होंने बिना कुछ कहे उन दोनों के सिर पर हाथ रखा। सिया ने उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की थी। फिर एकांश ने सिया को गाड़ी में बिठाया, क्योंकि एक इमरजेंसी कॉल आ गया था। मदन जी को भी कहीं जाना था, तो वह भी चले गए। बात खत्म करके एकांश जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुआ, कंचन जी ने उसे रोक लिया और गाड़ी के पीछे ले गई। एकांश, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? वो लड़की, वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। एकांश ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। माँ, अगर सिया की जगह आपकी बेटी होती तो भी तो आप यही करती। माँ कुछ पल को चुप रह गई, लेकिन फिर उन्होंने गुस्से में सिर झटक दिया। मत भूल, तेरी जिंदगी मेरी भी है। मैं कभी उस लड़की को स्वीकार नहीं करूंगा। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मौन ही उसका विद्रोह था। एकांश आकर वापस गाड़ी में बैठा। सिया आंखें बंद कर सोफे पर लुढ़क गई थी। उसे लगा उसने कुछ नहीं सुना, मगर वह सब कुछ सुन चुकी थी। रात को सिया आईसीयू में अकेली थी। वही डायरी जो एकांश कमरे से उठाकर गया था, उसी में सिया ने अपने दिल का हाल लिखा। मेरी जिंदगी, आज फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी नहीं हूँ। बचपन से हर फैसले पर किसी और की मुहर लगी। खिलौने से लेकर किताब तक, दोस्त से लेकर शादी तक, सबने मेरे लिए चुना। मैं बस करती रही, निभाती रही, मानती रही। आज फिर एक रिश्ता मेरे सिर पर थोप दिया गया। मेरी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं। शायद मेरे आंसू भी अब किसी को दिखाई नहीं देते। एकांश, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। उनमें रहस्य है, शक्ति है, और जाने क्यों मुझे लगता है उनमें भी कोई छुपा हुआ दर्द है। पर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं टूटी हुई हूँ। इतनी टूटी हुई कि तुम्हारे साथ खड़े होने तक का हक भी अपने अंदर नहीं पाती। आज जब तुमने मेरी कलाई पकड़ी थी, न जाने क्यों दिल ने एक पल को चैन महसूस किया, पर उसी पल दिमाग ने चीख कर कहा, यह हक तुम्हारा नहीं है सिया। तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारा घर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। और सच कहूँ, मैं खुद भी खुद को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। अगर कभी ये डायरी तुम्हारे हाथ लगे, तो शायद तुम मेरी चुप्पियों को पढ़ पाओ। शायद तुम समझ पाओ कि मैं क्यों हर वक्त कांपती रहती हूँ, क्यों आंखों में आंसू लेकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं मालूम शादी कैसी होती है, पर इतना जरूर मालूम है कि मैं अपनी तकदीर बदलने की ताकत नहीं रखती। सिया। एकांश की चुप्पी। आईसीयू के बाहर एक लंबा सन्नाटा था। मशीनों की बीप बीप सिया के जिंदा होने का सबूत थी, लेकिन उसके आसपास की नफरतें और ताने उसके जख्म से भी गहरे काट रहे थे। एकांश वही खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसकी माँ के हर शब्द तीर बनकर सिया पर चले थे।
लेकिन वे तीर एकांश के दिल को भी छलनी कर गए थे। वह कुछ बोलना चाहता था मगर होंठ सिल गए थे। उस रात जब माँ गुस्से से चली गई, एकांश के पिता उसके पास आए। बेटा, तू जानता है ना कि यह शादी सिर्फ वादे की बात नहीं है, ये इंसानियत की भी बात है। तेरे अंकल ने हम पर भरोसा किया है। उनकी इज्जत, उनकी बेटी की जिंदगी, सब हमारे हाथ में है। एकांश चुप रहा, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। मुझे पता है यह आसान नहीं है। पिता की आवाज़ धीमी हो गई। पर जिंदगी सिर्फ अपने फैसलों से नहीं चलती बेटा। कभी कभी दूसरों के टूटे सपनों को सहारा देना पड़ता है। और तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। रात को जब सब सो गए, एकांश अस्पताल के कमरे में आया। सिया बेहोशी और दर्द के बीच खोई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। एकांश ने धीरे से रुमाल निकाला और उसका पसीना पोंछ दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सी कोमलता थी। वह बोला नहीं, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सिया, तुम अकेली नहीं हो। भले ही तुम मुझे ना समझो, पर मैं तुम्हारे हर दर्द का बोझ अपने अंदर महसूस करता हूँ। तुम्हें बचाने की कसम सिर्फ वादे की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से खाई है। सिया सोई हुई थी। उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन शायद उसके दिल ने वह अनकहा एहसास महसूस कर लिया। एकांश की डायरी। हाँ, एकांश भी अपने मन की बातें लिखता था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपनी खामोशी को आवाज देने के लिए। मैं डॉक्टर हूँ, पर अपने ही जख्मों का इलाज नहीं कर पा रहा। माँ की नफरत, पिता का दबाव और सिया का टूटा हुआ दिल, सब मेरे कंधे पर है। सिया मुझे नफरत से देखेगी, तानों से जलेगी, पर शायद एक दिन समझेगी। मेरी चुप्पी धोखा नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहना पड़ता है। काश मैं उसे यह समझा पाता। वह फिर उसके रूम में गया। वह अभी भी सो रही थी। उसके मन में सिया को लेकर कई सवाल थे। तुमसे बहुत कुछ जानना है सिया, बहुत से सवाल करने हैं, लेकिन अभी तुमसे कुछ भी पूछकर मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेद नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वह बेईमान जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया। जब से तुम्हें देखा है तब से इतना तो जान गया हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी कोई नहीं है। एकाश उसके चेहरे पर झुका, उसकी मायूसी निहार रहा था। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जिसने तुम्हारे साथ दरिंदगी की। मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। तुम्हारे जख्मों ने मुझे सच बता दिया है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे तुम्हारी मासूमियत को कुचला गया। बेकसूर होने पर भी तुम्हें सज़ा मिली। तुम्हारे बदन पर पड़े बेल्ट के हर एक निशान ने तुम्हारे दर्द की हर एक चीख मुझे सुना दी। तो क्या पूछूं मैं तुमसे? और जो सवाल है उनके जवाब तुम दे नहीं पाओगी। वह सारी रात उसके करीब बैठा रहा। 3 दिन तक सिया हॉस्पिटल में एडमिट रही। हर दिन, हर पल उसका इलाज खुद एकांश ने किया, चाहे दवा देना हो या उसके जख्मों पर मलहम पट्टी लगाना हो। 2 नर्स उसका ख्याल रखती थीं, लेकिन असली नज़र तो हर रिपोर्ट पर एकांश की ही रहती थी। 3 दिन बाद वह उसे घर ले आया। आमतौर पर जब नई बहू पहली बार घर आती है तो घर प्रवेश होता है, दीपक जलते हैं, आरती उतारी जाती है। लेकिन सिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका स्वागत सिर्फ इतना हुआ कि एकांश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर दाखिल किया और कमरे तक पहुंचा दिया। सिया के लिए यह भी खुशी की बात हो सकती थी, मगर उसकी नज़र में यह भी एक मजबूरी थी। वह सोच रही थी कि अगर मैं खुद चल पाती तो शायद उसे यूं मुझे उठाने की ज़रूरत ही न पड़ती। कमरे में आकर वह बेड पर बैठ गई। उसकी नज़र चारों ओर घूमी। दीवारें नीले रंग की थीं। सामने एक ट्रॉफियों से सजी गैलरी। हर ट्रॉफी, हर सर्टिफिकेट जैसे एकांश की मेहनत और जीत की कहानी कह रहे थे। उसने सोचा वह कितना बड़ा है और मैं उसके लिए सिर्फ बोझ। बालकनी की ओर देखते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दरवाजे की आहट ने उसे चौंका दिया। एकांश अंदर आया, बिना उसकी ओर देखे अलमारी से टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर बढ़ गया। सिया ने फिर खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा अब रोशनी को निगल चुका था। तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। शायद वही तारे जानते हैं मैं इस वक्त कितनी अकेली हूँ। तभी कमरे में जोर की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीज पटक दी हो। सिया ने पलट कर देखा। कंचन जी गुस्से से खाना परोस रही थी, लेकिन वह परोसना नहीं, मानो किसी पर गुस्सा उतारना था। उन्होंने प्लेट जोर से सिया के सामने पटक दी। क्या घूर रही है मुझे? तुझे मैं तेरी नौकरानी लगती हूँ क्या? सिया घबराकर उन्हें देखने लगी। कंचन जी की आंखों में जैसे आग जल रही थी। बहू के आने के बाद सास को आराम मिलता है, लेकिन तेरी फूटी किस्मत ने तो मेरा सुख चैन ही छीन लिया। आंखें झुका,
वरना मैं निकाल लूंगी तेरी अकड़। सिया ने डरकर अपनी पलकें झुका ली। दिल ही दिल में वह सोच रही थी, काश मेरी माँ होती तो मुझे बताती कि बहू बनकर ऐसे ताने कैसे सहने पड़ते हैं। लेकिन कंचन जी का जहर अभी बाकी था। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अरे सिखाती कैसे, तुझे जन्म देते ही तो मर गई। काश तू भी उसी वक्त मर गई होती, नागिन बनकर मेरे सिर पर तो ना बैठी होती। सिया की आंखें भर आईं। उसकी रग रग कांप उठी। माँ, आपने मुझे जन्म क्यों दिया? अगर मेरी वजह से इतनी नफरत मिलेगी तो आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गईं? वह कुछ कहती तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। एकांश बाहर आया। कंचन जी ने बेटे को देखते ही जहर उगलना शुरू किया। आ गया मेरा लाडला बेटा। दूसरों का भला करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है ना तूने? तेरे लिए मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन सब जलकर राख हो गए। और इसकी वजह यही है। उनकी उंगली सिया की ओर उठी। एकांश का चेहरा सख्त हो गया। मम्मी, ये सब क्या है? सच कह रही हूँ मैं, तेरी बेशरम बीबी को आईना दिखा रही हूँ। तेरी मेहरबानी से ये तेरी बीबी बन गई है, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। देख लेना, किसी दिन धक्के मारकर इसे बाहर निकालूंगी। सिया ने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से आंसू टपकने लगे। कंचन जी का जहर चरम पर था। न जाने इसने कहाँ मुंह काला किया। अपने पाप की सजा उस नन्ही सी जान को दी। अगर इतना ही शौक था तो खुद को मिटा देती, पर नहीं, इसने तो बाद में मासूम बच्चे को भी मार डाला। मेरा बस चले तो इसे अभी जहर दे दूं। एकांश का खून खौल गया। उसने सिया को देखा। वह शब्दों के तीर से छलनी हो चुकी थी। मम्मी प्लीज बस। उसकी आवाज़ भारी थी। मुझे भूख लगी है, खाना निकालिए। कंचन जी ने गुस्से में घूरा। डाइनिंग टेबल पर है, और इसको भी कह दे जो दिया है खा ले। वैसे भी ये मेरा खून पी ही रही है। वह तिरस्कार भरी नजर डालकर चली गई। उनके जाते ही सिया बेकाबू होकर रो पड़ी। हाय भगवान, मैं किस घर में आ गई? उसके पेट में अचानक दर्द उठा। सांसें उखड़ने लगी। एकांश तड़प गया। रोना बंद करो, ये दबा लो, राहत मिलेगी। उसने गिलास और दवा उसकी ओर बढ़ाई। सिया ने लाल आंखों से उसे देखा और दवा उसके हाथ से झटक दी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ना तुम्हारी ना तुम्हारी माँ की। वह चिल्लाई और धक्का देकर बाथरूम में घुस गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। एकांश की आंखें भीग गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं। क्यों, क्यों मैं दोनों के बीच फंस गया हूँ? मेरी चुप्पी इन्हें और जलाती है, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ देर बाद कंचन जी फिर आई और एकांश को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर ले गई। 2 घंटे तक उसे कमरे में लौटने भी नहीं दिया। जब वह आखिरकार कमरे में आया तो देखा सिया दर्द से कराते हुए बेड पर सिकुड़ी पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। एकांश कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। उसने चुपचाप उसे देखा और फिर जाकर बालकनी के सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में बेमोल सवाल तैर रहे थे। क्या मेरी खामोशी किसी दिन उसे मुझसे और दूर कर देगी? रात गहरी है, पर मेरे भीतर का शोर और गहरा है। आज फिर वो चुप रहा। उसकी माँ ने मुझे गालियां दी, मेरा अतीत मेरे मुंह पर पटक दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? एकांश, क्या मेरी तकलीफ तुम्हें दिखती नहीं? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं मेरे लिए? मैंने तो सिर्फ सहारा मांगा था, मगर मिला मुझे तिरस्कार। मेरे अपने पिता ने मुझे लहूलुहान कर दिया। अब क्या तुम भी मुझे मेरी खामोशी में मरने के लिए छोड़ दोगे? तुम डॉक्टर हो, पर मेरे दिल का इलाज तो सिर्फ तुम्हारे एक शब्द से हो सकता है, और वो शब्द तुम कह नहीं पाते। तुम्हारी चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा डराती है। सिया ने कागज पर आंसुओं के धब्बे छोड़े। कलम रुक गई, पर दर्द नहीं। एकांश की डायरी। रात गहरी है और मेरी चुप्पी का बोझ और भारी है। आज फिर मैंने तुम्हारी आंखों में नफरत देखी। तुम सोचती हो मैं बेदर्द हूँ? काश तुम समझ पाती कि मेरी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। माँ के हर जहर भरे शब्द पर मैं बोलना चाहता था, पर अगर मैं पलट जाता तो तुम पर और ताने बरसते। इसलिए मैंने चुप्पी ओढ़ ली। तुम कहती हो कि मैं कुछ महसूस नहीं करता। सच यह है सिया, तुम्हारे हर आंसू का वजन मैं अपने सीने पर महसूस करता हूँ। पर मुझे डर है, अगर मैंने एक कदम गलत उठा लिया तो तुम्हारा टूटा हुआ भरोसा कभी जुड़ नहीं पाएगा। तुम कहती हो कि मेरी चुप्पी तुम्हें डराती है, पर सिया, यही चुप्पी तुम्हें जिंदा रखेगी, और एक दिन ये चुप्पी तुम्हें सच्चाई भी दिखाएगी। एकांश ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन उसने आंसू पोंछ डाले। उसके लिए यह जज्बात जताना मुमकिन नहीं था, पर लिखना उसकी आदत थी, और सन्नाटा बोल उठा। सिया और एकांश दोनों ने अपनी अपनी डायरी बंद की।
दोनों को लगा कि उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, लेकिन हकीकत यह थी कि उनकी खामोशियां एक दूसरे से बातें कर रही थीं। दो डायरी, दो दिल, पर एक ही सच्चाई। दर्द के पार शायद कोई रिश्ता जन्म ले रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती ठंडी हवा के अलावा चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिया करवट बदल बदल कर दर्द सह रही थी। उसके पेट का दर्द जैसे उसके दिल की पीड़ा से भी गहरा हो गया था। क्या सचमुच मैं ही इस घर की मुसीबत हूँ? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के ताने सहने के लिए बनी है? उसके आंसू तकिए में भीगते जा रहे थे। बालकनी के सोफे पर बैठा एकांश भी जाग रहा था। उसकी आंखें बार बार सिया की ओर उठ जाती, लेकिन फिर वह नजरें फेर लेता। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर जैसे ही पास जाता हूँ वह मुझे धक्का दे देती है। और माँ, उनका गुस्सा सिया को रोज जलाता है। मैं किसका साथ दूँ, माँ का या उसका? सिया की हल्की कराह कमरे में गूंजी। एकांश के सीने में दर्द सा उठा। वह उठकर धीरे से उसके करीब गया। सिया, उसने धीमे स्वर में पुकारा। सिया ने करवट नहीं बदली। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर उसके आंसू बहते रहे। तुम्हें दवा लेनी चाहिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। उसने पास रखी दवा उठाई और पानी का गिलास भरकर उसके पास बैठ गया। सिया ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने साफ कह दिया कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। तो फिर तुम क्यों क्यों मुझे अपने पास आने दे रहे हो? उसकी आंखों में बगावत और दर्द दोनों थे। एकांश चुप रहा। वह जानता था कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। बोलो ना। सिया ने अचानक तकिए से सिर उठाया और उसकी ओर देखा। क्यों चुप हो जाते हो हमेशा? तुम्हारी चुप्पी मुझे और मार डालती है। एकांश, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो कह दो, अगर नहीं तो मेरी तरफ खड़े हो जाओ। एक पल को उनकी आंखें टकराईं। एकांश के होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर ना आ सकी। उसकी चुप्पी ने सिया की उम्मीदों को तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। काश उस दिन मैं मर गई होती। कम से कम रोज रोज मरने से तो बच जाती। उसकी बात सुनकर एकांश का दिल कांप उठा। उसके गले तक चीख अटक गई, लेकिन वह फिर भी खामोश रहा। उसने बस धीरे से दवा उसकी ओर बढ़ाई। सिया ने गुस्से में दवा झटक दी। गिलास गिरकर फर्श पर टूट गया। कांच के टुकड़ों की आवाज ने कमरे की नींद तोड़ दी। सन्नाटे में वह आवाज किसी तूफान की तरह गूंजी। सिया तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी और एकांश, वह फर्श पर गिरे पानी और कांच के टुकड़ों को देखता रह गया। उसकी आंखों से आखिरकार एक आंसू लुढ़क पड़ा। काश मैं अपने दिल की आवाज कह पाता। काश मैं उसे बता पाता कि मेरी चुप्पी मजबूरी नहीं, मेरा सबसे बड़ा दर्द है। अगली सुबह उसे टाइम पर नाश्ता और दवा देकर वह हॉस्पिटल चला गया। वैसे तो सिया को अपनी मम्मी के साथ घर पर छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसका हॉस्पिटल में एडमिट रहना भी ज़रूरी था और वह खुद भी छुट्टी लेना चाहता था। लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिसे वह भाग नहीं सकता था। लेकिन अस्पताल पहुंच भी गया तो उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। मरीज का ख्याल रखते हुए भी बार बार उसे सिया की याद आने लगी। मन में उलझन और सवाल उठने लगे। वह ठीक तो होगी ना? माँ फिर से उसे ताने तो नहीं दे रही होंगी? उन्होंने उसे खाना समय पर दिया होगा ना? वह अपनी दवाइयाँ पेन किलर टाइम पर ले रही होगी ना? माँ वैसे तो कठोर दिल नहीं है, लेकिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कड़वा बोल देती हैं। पता नहीं उनकी जली कटी बातें सिया कैसे बर्दाश्त करती होगी। माँ को कॉल करके पूछूं क्या? उन्होंने उसे लंच करवाया कि नहीं? मेडिसिन तो दे दी होगी ना? वह सारे सवाल हर पल उसे सताते रहे। बहुत मुश्किल से दिन डला और छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा। हाल में कदम रखते ही बिना एक पल गवाए वह अपने कमरे में गया। उसकी बेचैन नजरें पहले बेड पर गईं। जब उसने सिया को बेड पर बैठे डायरी में कुछ लिखते देखा तो उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसका दिल 4 गुना ज़्यादा बेचैन हो गया जब उसकी नज़र सिया की आंखों से उलझी। सिया की आंखें एकदम लाल थीं और गालों पर आंसुओं की धारा अपनी रेखा छोड़ चुकी थी। उसे सामने देखते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और डायरी बंद करके साइड टेबल पर रख दी। फिर चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। उसने आहिस्ता से उसके नज़दीक जाकर धीमी आवाज में पूछा, अब ठीक हो ना? मगर जवाब में उसे खामोशी ही मिली। उसने गहरी सांस ली और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर आया, एक नज़र उस पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। पापा अभी ड्यूटी से नहीं लौटे थे। कंचन जी डिनर रेडी कर चुकी थीं। उसे देखते ही उन्होंने डिनर के लिए खींचकर बिठा लिया और बिना उसकी एक बात सुने उन्होंने उसके लिए प्लेट तैयार की और अपने हाथों से खिलाने लगीं। उन्हें रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे
कोई मौका ही नहीं दिया और मैं उन्हें चिढ़ाकर तमाशा नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसा उन्होंने कहा उसने वैसा ही किया। डिनर करने के बाद उसने एक प्लेट में सिया के लिए खाना लिया तो उनकी आंखें फिर से गुस्से से भर गईं। वो बोलना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन बोलती उससे पहले ही वह अपने कमरे की ओर चल दिया। उनका खून जल गया। इससे पहले कि यह लड़की मेरे बेटे को मुझसे छीनने में कामयाब हो, मुझे इसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। उन्होंने सुलगते हुए दिल के साथ कहा। मैं कमरे में पहुंचा तो देखा वह सो चुकी थी। उसने उसे जगाने की कोशिश भी की मगर वह नहीं जागी। फिर उसकी नज़र फर्स्ट एड बॉक्स पर गई। उसे एहसास हुआ उसने बिना खाना खाए ही दवाई ले ली थी, इसलिए गहरी नींद में सो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी तकलीफ कैसे कम करूं। उसके दिल में सवाल उठा। उसने अपने हाथ में रखे खाने को कॉफ़ी टेबल पर रखा और ढक दिया। लैम्प के सामने से फाइल उठाकर जा ही रहा था कि उसकी नज़र सिया की डायरी पर पड़ी। उसने संकोच के साथ डायरी उठा ली और बालकनी में चला गया। वैसे तो किसी की पर्सनल डायरी उसकी मर्जी के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी पर आधा हक मेरा भी है और हो सकता है इस डायरी से मुझे तुम्हारे दुश्मन का पता चले। उसने डायरी को देखकर सोचा और उसे खोला। डायरी के पहले पन्ने पर आज की तारीख लिखी हुई थी। आगे लिखा था, मेरी दूसरी सहेली। इस डायरी के कुछ पन्ने ही लिखे थे। ये नई डायरी थी। अब उसने पढ़ना शुरू किया। बदकिस्मत सिया, आज का दिन भी मेरे लिए कुछ नया लेकर नहीं आया। वही दर्द, वही ताने। एकांश के जाते ही आज भी मम्मी जी ने अपने दिल का सारा गुस्सा मुझ पर उतारा। जो बातें उन्होंने कल कही थी वही आज भी कहीं। आज भी उतनी ही तकलीफ हुई मुझे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको अपना दर्द कैसे दिखाऊं। पर सोचती हूँ गुस्सा दिखाने के बहाने ही सही। उन्हें तो लगता है कि उनका मुझ पर हक है। मैं मुझ पर गुस्सा तो करती हैं, वरना माँ की शक्ल तो मैंने कभी देखी ही नहीं। माँ के बाद बुआ ने 4 सालों तक मुझे संभाला। शादी के बाद वह भी अपने ससुराल चली गईं और 4 साल की उम्र में ही मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। बचपन हॉस्टल के डिसिप्लिन में गुजरा। हॉस्टल के मेंबर्स के गुस्से और डांट को बर्दाश्त करते करते मेरा बचपन बीत गया। मुझे हॉस्टल भेजकर जैसे पापा मुझे भूल ही गए, क्योंकि सबको लगता था कि मम्मी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। पापा भी। ये पढ़ते हुए वह रुक गया, क्योंकि इन शब्दों पर उसे सिया के दर्द और आंसुओं के निशान दिखे। सिया के दर्द और आंसुओं को महसूस करते हुए कांस ने पन्ना पलटा। मुझे आज भी याद है, पापा महीने में बस एक बार मुझसे मिलने आते थे, मगर शायद मिलने नहीं, बस ये देखने कि मैं जिंदा तो हूं ना। मैंने वहां देखा था कि बाकी के मम्मी पापा आते थे तो अपने बच्चों को सीने से लगाकर खूब प्यार दुलार लुटाते थे, मगर मेरे पापा मुझे बस दूर से देखकर चले जाते थे। मेरा कलेजा टूटकर बिखर जाता था। मैं भी उनकी बाहों में सिमटना चाहती थी। माँ का आंचल भले ही नहीं मिला, लेकिन पिता की बाहों में ही समाकर उन्हें अपनी माँ को महसूस करना चाहती थी। पर यह एहसास भी शायद मेरे हिस्से में था ही नहीं। वह बातें, मुझसे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां दूर से निभाकर चले जाते। मैं बस उन्हें देखती रह जाती। उन्हें रोकने के लिए रोना तड़पना तो बहुत किया मैंने, मगर पाया कि मेरे रोने से कभी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मैंने सारी कोशिशें छोड़ दी। हॉस्टल को अपना घर और जो कट रही थी उसे ही अपनी जिंदगी मान लिया। भगवान ने एक चीज अच्छी बनाई है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वह भी गुजरने लगा। बचपन मेरा साथ छोड़ गया और समझदारी ने जब दामन थामा तो दर्द मेरा हमदर्द बन गया। जो चुभन, जो अकेलापन मैं बचपन से महसूस करती रही, बड़े होने के बाद और भी बढ़ गया। बदलने के लिए मैं दोस्त बनाने लगी, लेकिन दोस्त भी मेरे लिए दर्दनाक हो गए, क्योंकि सभी अपने बारे में बताते थे। उनके माता पिता उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके कितने अपने हैं और उनका कितना ख्याल रखा जाता है। सबकी खुशियाँ, सबकी ज़िंदगी जानकर मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी। इसलिए मैं सबसे दूर रहने लगी। मैंने खुद को ही अपना दोस्त समझ लिया। यहाँ तक पढ़ते हुए एकांश के दिल और आंखों में चुभन होने लगी। आंखों में आंसू ऐसे भर गए कि आगे पढ़ना उसके लिए मुश्किल होने लगा। उसने दर्द के साथ एक बार मुड़कर सोई हुई सिया की ओर देखा। उसका दिल हुआ कि जाकर उसे कसकर गले से लगा ले। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और एक बार फिर पन्ना पलटकर पढ़ने लगा। जानती हो सहेली, आज अपनी जख्मों को फिर से क्यों कुरेद रही हूँ? क्योंकि उस वक्त को मैं एक बार जी चुकी हूँ। आज फिर तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि उन सभी को भूलना मेरे लिए जाने क्यों संभव नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने कल को भूलकर आज मैं जीना सीख लूँ,
लेकिन मेरा आज हमेशा मुझे मेरे कल में धकेल देता है। सासू माँ के पास पापा का कॉल आया था, कल पग फेरी के लिए मुझे मेरे मायके बुलाया जा रहा है। वह मायके जो कभी मेरा था ही नहीं, क्योंकि वहाँ मेरी माँ नहीं थी। पता है, कोई मुझसे पूछता है दशहरा कैसे मनाते हैं, दिवाली का मतलब क्या है। मेरे पास जवाब है पता नहीं, क्योंकि मैं इन सब के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ी हूँ। कभी इन पर्वों को मैंने जिया ही नहीं। सभी बच्चे त्योहार आने पर अपने माता पिता के साथ घर लौट जाते थे, और मेरे पास होती थी तो सिर्फ किताबें। मुझे लेने कोई नहीं आता था। पापा को फ़ोन करके बुलाया जाता था, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त कभी रहा ही नहीं। कभी कभी अगर काम ना होने पर वह मुझे घर लेकर भी जाते थे, तो मुझे बस एक कमरा मिलता था और एक अनजान सी महफिल, जहाँ मैं अपनी होकर भी किसी की अपनी नहीं थी। एक प्यारा सा घर है मेरा, लेकिन मैंने कभी उसे अपना महसूस नहीं किया, क्योंकि ना तो उस घर ने मुझे अपनाया, ना ही घर के लोगों ने। सभी खुशियां मनाते थे, दिवाली के पटाखे हों, होली के रंग या दशहरे की धूम। मैं सारी चीज़ें अपने आसपास देखती थी, लेकिन इन खुशियों को कैसे जीते हैं, यह किसी ने मुझे नहीं सिखाया। चाचा चाची और उनके बच्चे, सबकी अपनी दुनिया थी। घर में मैं आई थी तो मुझे मेहमान की तरह देखा जाता था। मैं भी कई बार सोचती थी कि पापा से बगावत करूं, अपने हक की मांग करूं, कि मुझे सब क्यों नहीं अपनाते। जो जिंदगी, जो खुशियां सबको मिलती हैं, वह मेरे हिस्से में क्यों नहीं है। क्यों सब मुझे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों मेरा होना ना होना किसी के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अफसोस, कभी पापा के सामने सवाल करना तो दूर, मैं उनसे नज़र भी नहीं मिला पाई। ये शब्द काफ़ी धुंधले पड़ चुके थे, क्योंकि इन शब्दों को आंसुओं ने धोने की बहुत कोशिश की थी। मैं हमेशा पापा को गंभीरता और गुस्से के श्रृंगार से सजा हुआ देखती थी। उनके चेहरे पर मुझे कभी नरमी नजर नहीं आई। उन्होंने कभी मुझे अपनी गोद में बिठाकर यह नहीं पूछा कि मेरे दिल में क्या है, क्या मेरी कोई ख्वाहिश है, कोई शिकायत है। घर में आती थी तो देखती थी चाचा के बच्चे पापा से लिपटते थे, उनके आगे फरमाइश करते थे, और पापा उनकी हर फरमाइश मुस्कुराकर पूरी कर देते थे। लेकिन उन्होंने कभी मुझे क्यों नहीं पूछा कि क्या मुझे कुछ चाहिए। कपड़े, खिलौने, किताबें पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या इन सब के अलावा कुछ और मांगा नहीं जा सकता था। क्या 2 पल का साथ नहीं मांग सकती थी मैं। क्या एक बेटी कुछ पल के लिए अपने पिता का कंधा नहीं मांग सकती थी। कुछ पल के लिए उनकी मुस्कान की जरूरत मुझे नहीं होती थी क्या। क्या एक बेटी के दिल में अरमान नहीं आते कि कभी अपने पिता की गोद में सिर रखकर कुछ पल की सुकून भरी नींद ले ले। ये शब्द काफी बिखरे हुए थे, क्योंकि इन्हें रोते हुए और कांपते हुए हाथों ने लिखा था। उसके शब्दों से ही एकांश को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसकी जिंदगी अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। उसकी आंखों की नमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार फिर उसने पन्ने में झांका। मुझे याद नहीं कि पापा ने मुझे कब सीने से लगाया, कब मुझे बेटी कहा, लेकिन यह जरूर याद है कि हर बार मेरे फेल होने पर वह किस तरह मुझ पर बरसते थे। जब भी मुझसे गलती होती, शिकायतें उन तक पहुंच जाती, और वह बेमौसम बादल की तरह मुझ पर गरज बरस कर चले जाते। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी गलती के पीछे वजह क्या थी। मैंने हमेशा उनके प्यार से ज़्यादा उनके डर में जीना सीखा। फाइनली मेरा 12th पूरा हुआ, तब एक बार मैंने उनके होठों पर मुस्कान देखी। वह बहुत खुश हुए, सबको तोहफे दिए, मुझे भी दिया, लेकिन एक ऐसा तोहफा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ उम्मीदों पर तू खरी उतरी है। अब मेरा आखिरी सपना और उम्मीद है कि तू उसे पूरा करेगी। तुझे पायलट बनना है और मेरा नाम रोशन करना है। बस यही था उनका तोहफा। उन्होंने अपना सपना मेरी जिंदगी बनाकर मेरे माथे पर थोप दिया। तब मुझे पता चला कि उनके दिल में मेरे लिए क्या जगह है, और आज फिर मुझे उनके सामने जाना है। मैंने उनका गुस्सा तो बहुत देख लिया है। उनके दिल में मेरे लिए प्यार शायद मेरे मरने के बाद ही पैदा होगा, लेकिन मैं नहीं जानना चाहती उनके सामने। और भी दर्द है जो मुझे तुम्हें बताने हैं, मेरी सहेली। लेकिन हर दर्द को बार बार याद करूं और अपने दिमाग में उसे फिर से महसूस करूं, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। बस एक आखिरी बात कहनी है तुमसे। कल मैं पापा के घर नहीं जाऊंगी। मैं यह नहीं कहती कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, लेकिन नाराज हूँ उनसे। उन्हें इतना मालूम है कि मैं उन्हें बदनाम कर चुकी हूँ, लेकिन क्या उन्होंने कभी पूछा कि क्यों, क्यों बदनामी के दलदल में गिरकर मैं कैसे जी रही हूँ। क्या उन्हें एहसास है कि उन्होंने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ, जबकि मैंने वो किया ही नहीं। एकांश ने डायरी बंद की, लेकिन उसके मन में सवाल खुले थे। उसे अपने कुछ सवालों के जवाब ही नहीं मिले थे कि और सवाल खड़े हो गए। यह सिया की दूसरी डायरी थी।
और इस डायरी को उसने आज ही लिखना शुरू किया था। मतलब इसके पहले की घटनाएं उसकी पहली डायरी में लिखी होंगी। अगर मुझे उसके दुश्मन तक पहुंचना है तो मुझे उसकी पहली डायरी के बारे में पता लगाना होगा। अब एकांश का कैरेक्टर डॉक्टर से हटकर डिटेक्टिव हो चुका था। अब इस डायरी से पता चलेगा कि सिया की ज़िंदगी को और दर्दनाक बनाने वाला कौन है। कौन कौन है जिनका नाम तक सिया लेकर नहीं लिख पा रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपने दुश्मन का नाम ना पुलिस की पूछताछ में बताया, ना डायरी में। लेकिन एकांश ठान चुका था वह अब उसे ढूंढ कर रहेगा। उसकी आंखों में सिया के दुश्मन के लिए नफरत और उसे बर्बाद कर देने की चिंगारी जल रही थी। उसने दूसरी डायरी को उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उसने उठाया था। फिर अलमारी के पास जाकर उसने सिया का बैग निकाला। कपड़ों को साइड करते हुए डायरी ढूंढने लगा। उसने पूरा बैग खाली कर दिया लेकिन डायरी नहीं मिली। अलमारी के ऊपर रखा एक सूटकेस उतार कर खोला। लगभग सारी चीज़ें बाहर निकाली लेकिन वहाँ भी डायरी नहीं थी। जब वह कपड़े वापस रखने लगा तो उसके हाथ में दुपट्टे का रोल आया। रखते वक्त उसमें नरमी की जगह सख्ती महसूस हुई। उसके हाथ ठहर गए। रोल खोलने पर उसमें से कोई फ्रेम जैसी चीज़ निकली जो असल में डायरी ही थी। उसने पहला पन्ना पलटा। लिखा था सीक्रेट डायरी। दूसरा पन्ना पलटा लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा था। एक दो तीन चार कई पन्ने पलट पलट कर देखे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। पूरी डायरी खाली कागज की थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर इसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो इसे इतना छुपा कर क्यों रखा था सिया ने, और ऊपर से नाम दिया है सीक्रेट डायरी। वह बेचैनी से सोचने लगा, इसका मतलब क्या हो सकता है। उसने मैग्नीफाइंग लेंस से पन्ने चेक किए लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। वह बार बार बेचैनी से डायरी उलट पलट कर देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। उसकी घबराहट और बढ़ गई। फ़ोन की आवाज़ से सिया भी जागने लगी। एकांश ने जल्दी से सूटकेस का सारा सामान अंदर डालकर पैक किया। डायरी अपने पास रखी और सूटकेस अलमारी पर रख दिया। फिर फ़ोन की ओर बढ़ा। तब तक सिया की नींद खुल चुकी थी। वह उसकी ओर नज़रें गड़ाए थी। एकांश ने कॉल रिसीव किया। सर, इमरजेंसी है, प्लीज़ आ जाइए। साथ ही डॉक्टर का कॉल था। ओके, उसने जवाब दिया। टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। सिया नींद और दर्द के बीच बस उसे देख रही थी। उसकी आंखें खुद पर पाकर एकांश को घबराहट हुई। कहीं उसने मुझे डायरी छुपाते हुए देख तो नहीं लिया। लेकिन सिया ने तुरंत नजरें हटाई। वह पीछे सरक कर बैठने लगी और पानी का जग उठाने को हाथ बढ़ाया। जग थोड़ा दूर था। हाथ पहुंचाने की कोशिश में उसे पेट में खिंचाव महसूस हुआ और दर्द होने लगा। क्यों तकलीफ देती हो खुद को। अचानक एकांश उसके करीब आया। उसने गिलास में पानी भरकर उसे दे दिया। सिया को बहुत प्यास लगी थी। उसने तुरंत गिलास पकड़ लिया। साथ ही एकांश की उंगलियां भी उसके हाथ में छू गईं। वह बिना रुके पानी पीने लगी। एकांश उसकी मदद करता रहा। दोबारा ऐसा मत करना। डिनर के बिना कभी मेडिसिन मत लेना, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसने चेतावनी दी। सिया की नज़र उसकी उंगलियों के स्पर्श और उसकी आंखों पर गई। कुछ पल दोनों की निगाहें आपस में उलझ गईं। इस वक्त एकांश की आंखों में नरमी और सहानुभूति थी, लेकिन सिया को यह अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अब जिंदगी से इतना लगाव नहीं रहा कि इसका ख्याल रखूं। बस किसी बहाने मौत मिल जाए तो छुटकारा मिल जाए इस नर्क जैसी जिंदगी से। वह दांत पीसकर बोली। उसके शब्द एकांश के सीने पर तीर की तरह लगे। वह कुछ कहने ही वाला था कि फ़ोन फिर से बज उठा। ओके, आ रहा हूँ, उसने रिसीव करके जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सिया को फिर पेट में दर्द हुआ। उसने पेन किलर कैप्सूल उठा लिया, लेकिन एकांश की बात याद आई। खाली पेट दवाई लेना सही नहीं है। उसकी नज़र काफ़ी टेबल पर गई। वहाँ प्लेट और दूध का गिलास रखा था। वैसे तो उसे जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दर्द बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था। वह आहिस्ते से बिस्तर से उतरी और सोफे पर बैठ गई। प्लेट हटाकर देखा, उसमें पुलाव, एक पराठा और हरी सब्जी थी। मन तो नहीं था लेकिन खुशबू और दर्द के दबाव ने उसे खाने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने खाना खा लिया। फिर दूध का गिलास उठाया। पहला घूंट लेते ही पहचान गई, इसमें हल्दी और शहद मिला था। वह स्वाद भुलाना मुश्किल था जब से एकांश ने ट्रीटमेंट शुरू किया था। वह हर रात उसे यह दूध जरूर देता था। अगर वह मना करती तो अपनी जलती निगाहों से उसे ऐसे घूरता कि उसकी रूह कांप जाती। आज वह पास नहीं था तो मनमानी करने का मौका था। उसने बस एक घूंट लिया और गिलास नीचे रख दिया। तभी बाहर से आहट हुई। उसने झट से गिलास उठाया और गटागट पी गई, क्योंकि एकांश वापस आ रहा है। सिर्फ यह सोच कर ही उसके प्राण सूख गए। गिलास खाली करके उसने नज़र ऊपर उठाई। वह सामने था।
मैंने पूरा पी लिया, उसने खाली गिलास दिखाकर कहा। एकांश की आंखों में उसके लिए साफ डर झलक रहा था। असल में वह कमरे में उसे डराने नहीं, कार की चाबी लेने आया था। लेकिन सिया के डरे चेहरे को देखकर उसने उसके दिल की सारी बातें पढ़ लीं। पेन किलर लेकर सो जाओ, नींद भी जरूरी है, उसने ठंडी नज़र से कहा और कड़क आवाज में बोलकर बाहर चला गया। उसके नज़रअंदाज करने पर सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसे दिक्कत क्या है? ना मेरी गलती बताता है, ना खुलकर बातें करता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ और इसकी बेरुखी मुझे इतना क्यों चुभती है। वह गुस्से में हाथ झटकते हुए बड़बड़ाने लगी। एकांश बाहर गाड़ी में आकर बैठा। वह डायरी अभी भी उसके हाथ में थी। अगर मुझे दुश्मन तक पहुंचना है तो इस डायरी के खोए हुए शब्दों को ढूंढना होगा। भले ही इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी सिया ने इसे छुपाकर रखा, मतलब कोई तो राज है। मैं जानकर रहूंगा, उसने डायरी को देखते हुए कहा। फिर उसे वापस अपनी जैकेट के अंदर डालकर ड्राइव करने लगा। सिया भी पेन किलर लेकर लेटी तो उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ किसी की जान मुसीबत में थी। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं गिर जाऊंगा। किसी की डरी हुई चीख सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। सामने 40 मंजिला बिल्डिंग थी और उसके 38वें फ्लोर की बालकनी पर कोई लटक रहा था। अंधेरा होने के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। बस किसी आदमी की परछाई बालकनी पर नजर आ रही थी और दूसरा आदमी बॉर्डर पकड़े ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर जिंदगी प्यारी है तो उसका पता बता दे, किसी ने बॉर्डर पर कस रही उसकी उंगलियों को छुड़ाते हुए कहा। ऐसा मत करो, मैं गिर जाऊंगा नीचे, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। उसके इस जवाब से सामने खड़ा इंसान गुस्से में भड़क गया। उसने एक ही झटके में उसका हाथ छोड़ा लिया। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। आदमी और घबराकर चीखने लगा तो बॉर्डर के उस पार खड़ा इंसान उसके करीब आया। तो बता दे सिया कहाँ है। वह पूरे मुंबई में नहीं है और वह मुझे चाहिए। चुपचाप उसका पता बता दे, वरना यहाँ से गिरकर तेरी हालत ऐसी होगी कि ना तू जीने लायक बचेगा, ना मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा। वह आदमी बहुत गंभीर होकर धमकी दे रहा था। मैं बताता हूँ, वह कहाँ है। मौत के डर से आदमी मान गया। जैसे ही उसने सिया का पता बताया, उसके सामने खड़े इंसान ने अचानक धक्का दे दिया। एक भयानक चीख के साथ वह आदमी नीचे गिरा और अगले ही पल उसने दम तोड़ दिया। अंधेरे में खड़ा वह इंसान शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्द तुम्हें अपने कब्जे में ले लूंगा। एक बार तो मुझसे जान बचाकर भाग गई थी, इस बार कैसे बचोगी? उसने शैतानियत के साथ कहा और पागलों की तरह हंसने लगा। सुबह किसी की आहट से उसकी आंखें खुलीं। उसने उबासी लेते हुए पूरे कमरे को देखा तो आईने के सामने उसकी नज़र रुकी। आईने के आगे खड़ा एकांश तैयार हो रहा था, अपने बालों को सेट कर रहा था। ये कब आए, मुझे पता क्यों नहीं चला? उसने मन में सोचा और उठकर बैठ गई। एकांश की नज़र उसकी ओर गई। उसने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। और अपना गोल्ड वॉच पहनने लगा। कहीं जाना है? मैं भी साथ जा रही हूँ, उसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे मायके जा रहे हैं, पगफेरे की रस्म पूरी करने, उसने बिना उसकी ओर देखे बहुत सेठ करते हुए कहा। सिया की आंखों की रंगत बदल गई, उसका चेहरा मुरझा गया। मुझे नहीं जाना, उसने बुझी हुई आवाज में कहा। जिस पर एकांश ने कहा, यह रस्म जरूरी है और जाना भी। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ। सिया को गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जा रही। एकांश ने उसे ठंडी नजरों से देखा और सख्त आवाज में बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। उसकी ठंडी आंखें और गंभीर आवाज सुनकर एक पल को सिया की सांस थम गई। उसने फिर जिद करना चाहा, मगर वह अब भी उसे घूर रहा था। वह कुछ नहीं बोली, बस मुंह फुलाकर बेड से उतरी, अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। वह बाथरूम में घुसने ही वाली थी कि एकांश ने कहा, रुको। वह ठहर गई और बिना मुड़े नाराजगी से बोली, अब क्या है? साड़ी मत पहनना, तुम्हारे पेट के जख्म अभी ताजा है। फ्रॉक या सूट पहन लो, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। वह पलटकर उसे घूरने लगी, फिर पैर पटकती हुई अलमारी के सामने आई और अपने लिए कपड़े चुनने लगी। हूँ, ऑर्डर तो ऐसे मार रहे हैं जैसे उनकी नौकरानी हूँ। यह बात प्यार से भी तो बोल सकते थे। भगवान, आप मर्दों को इतना पत्थर दिल क्यों बनाते हो? मजाल है कोई बिना कहीं फीलिंग समझ जाए। वह चिढ़कर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कपड़े सिलेक्ट करने की जगह उन्हें और बिखेर रही थी।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन से ले। तभी अचानक एकांश पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसे खींचकर साइड कर दिया। वह आंखें फाड़कर गुस्से में उसे देखने लगी। ये वाली पहन लो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसने एक फ्रॉक निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी और आंखें दिखाकर बोला, और मेरी अलमारी हमेशा सेट रखना, वरना मम्मी तुम्हारा दिमाग खा जाएंगी। फिर उसके सामने से बाहर चला गया। वह कुछ देर तक लाल आंखों से उसे देखती रही, फिर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर निकली और आईने के सामने आई। लाइट कलर के लॉन्ग फ्रॉक में गीले बालों के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी फ्रॉक को देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहा, मेरी बात तो सुनते नहीं, लेकिन अनजाने में ही सही मेरा फेवरेट फ्रॉक मुझे दिया। फिर खुद को देखकर मुस्कुराई, बाल सेट किए, आंखों में हल्का काजल लगाया और फ्रॉक से मैच करती हुई बिंदी भी। उसकी दोनों कलाइयाँ सुहाग चूड़ियों से भरी हुई थीं। उसने एक नज़र खुद को देखा। वह परफेक्ट तैयार हो चुकी थी। वह मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र पेट पर चली गई। जो जख्म और दर्द वह भूल गई थी, सब एक पल में हरे हो गए। उसके होंठों से मुस्कान जाती रही। तभी एकांश उसके लिए नाश्ता लेकर आया। कंचन जी ने उसे पहले ही बाहर नाश्ता करवा दिया था। उसे नाश्ता करवाकर एकांश ने दवाई दी और फिर अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। वह पैसेंजर सीट पर बैठी थी और एकांश ड्राइव करने लगा। कार में एकदम खामोशी फैली थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ गाड़ी की आवाज़ और दोनों की हल्की सांसें। कुछ देर बाद इस खामोशी को एकांश ने तोड़ा। तुम्हारे पापा को क्या पसंद है? उसने पूछा। वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। एकांश ड्राइव पर फोकस करते हुए बोला, शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना बनता है। बताओ क्या पसंद है तुम्हें और तुम्हारे घर के बाकी लोगों को? उसके सवाल पर वह चुपचाप सोचने लगी। फिर बोली, पापा को बिजनेस सूट और लैपटॉप बहुत पसंद है। उसके जवाब पर एकांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वह ठहर कर बोली, लेकिन उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। उसने एक नज़र उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें तो आता है, सिखा देना। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। एकांश ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर गाड़ी रोकी और उसे लेकर अंदर गया। उसके कहे अनुसार उसने सबके लिए गिफ्ट खरीदा और दोनों वापस गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। एकांश की कार सिया के घर के बाहर आकर रुकी। सिया ने जब अपनी नजरें उठाकर घर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। घर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं जब उसने अपने पापा को मुस्कुराते हुए घर से बाहर आते देखा। वे सीधे उसकी ओर आए और सबसे पहले उसके साइड का गेट खोला। उसे देखते ही बोले, मेरी सिया आ गई। वह उतरने ही वाली थी कि उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उनके ऐसा करने पर सिया को जोर का झटका लगा। आज पहली बार उसने अपने पापा को इतना खुश देखा था। उसे अच्छे से याद था कि आखिरी बार उसके पापा ने उसे गोदी में तब उठाया था जब वह 10-11 साल की थी, और आज उठा रहे थे जब वह 23 साल की थी। वह हैरानी के साथ उन्हें देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते उसकी आंखों में देखा। कैसी है बेटा? फिर एकांश की ओर देखकर बोले, अच्छा किया इसे लेकर आ गए। आओ अंदर। इस तरह खुश होकर वह उसे अपनी बाहों में उठाकर घर की ओर चल पड़े। वह अब अलग भीगी पलकों से उनके चेहरे को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या सपना। अब तक जिस पिता ने उससे प्यार से बात नहीं की, हमेशा उसे डांटा, उस पर गुस्सा किया, आज इतना प्यार। जिन्होंने बिना उसकी गलती जाने उसे सजा दी, उसकी मर्जी के बगैर किसी और से उसकी शादी करवा दी, और अब जैसे उसका स्वागत कर रहे थे, जैसे वह कहीं की महारानी हो। उसकी नज़र एकांश की ओर गई, जिसके होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। मदन जी उसे अपनी बाहों में उठाए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे। उसकी चाची आरती की थाल लेकर खड़ी थी। अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी चाची ने पहली बार उसकी आरती उतारी, फिर एकांश की, और फिर सभी अंदर गए। हाल में जाते ही उन्होंने उसे सोफे पर बिठा दिया और उसके करीब बैठकर उसका हाल चाल पूछने लगे। और मेरी बच्ची कैसी है? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सिया अपलक होकर उनके सवालों को सुन रही थी। उसकी चाची ने भी उससे पूछा, कैसी है बेटा? ठीक है ना तू? उसने उन्हें भी हैरानी के साथ देखा, क्योंकि आज वे पहली बार उसका हाल पूछ रही थी। वह अभी कोई जवाब नहीं दे पाई। अभी उसे सभी अपने अपने लग रहे थे, लेकिन वह खुद को सबके बीच बेगाना महसूस कर रही थी। हमेशा सबके बूंद बूंद प्यार के लिए तरसी, और आज सभी उसके लिए समंदर लेकर तैयार थे। मैं ठीक हूँ, पेट में दर्द है। क्या थोड़ी देर अपने कमरे में आराम कर सकती हूँ? उसने सबसे नजरें चुराते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। इस पर सभी मान गए।
उसके पापा और चाची उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, मगर वह खुद ही खड़ी हो गई। अब बिना किसी की मदद से अपने कमरे की ओर चली गई। उसके इस व्यवहार से सबके होंठों की मुस्कान गायब हो गई। सबने एक दूसरे को उदास नजरों से देखा। सबकी तनाव से भारी नजरें एकांश की ओर थीं। उसने उन्हें सब शांत रहने का इशारा किया। वह सिया के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसके पास किसी का कॉल आ गया। सिया अपने कमरे में गई। अब तक जितने आंसू उसने रोक रखे थे वे बहने लगे। वह बेड पर बैठी, लैंप के नीचे उसकी माँ की तस्वीर थी। उसने फ्रेम उठाकर सीने से लगा लिया। क्या है ये सब? जब मैं तरस रही थी सबके प्यार के लिए, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और आज क्या ये सच है या सिर्फ दिखावा? उसने रोते हुए कहा। पर एक बार फिर रोने के कारण उसके पेट में खिंचाव होने लगा। वह अपने पेट को पकड़कर कहती हुई पीछे बेड पर लेट गई। उसने अभी अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगा रखी थी। वह बेड पर लेटी से सकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहकर कान के पीछे गिर रहे थे। तभी उसे अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे की ओर झांका तो उसके पापा उसके पैर को पकड़कर बैठे थे। वह घबरा गई। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वह एक झटके में उठकर बैठ गई और उन्हें हैरान नजरों से देखने लगी। वहीं मदन जी टपकते हुए आंसुओं के साथ उसे देख रहे थे। वह आहिस्ते से उसके नजदीक आए। उनकी आंखों में नमी देख उसकी भी पलकें भर आईं। उन्होंने आहिस्ते से उसकी कलाई पकड़ ली और चूमते हुए बोले, बेटा, अपने इस जालिम बाप को माफ कर दे। मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उससे माफी मांगते हुए मदन जी इमोशनल होकर रोने लगे। पापा प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? उनके इस तरह रोने से वह व्याकुल हो गई। अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूँ बेटा। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दुश्मन की कैटेगरी में रखा। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन कभी मैं वह ज़रूरत पूरी नहीं कर पाया। उन्होंने नजरें झुकाकर कहा। मैं उनकी आंखों में देखती रही। मैं चाहता था कि तुझे भी बड़े लाड दुलार से पालूं, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर कि जिस बच्ची की माँ नहीं होती, पिता उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दे तो वह बिगड़ जाती है। मैं अपनी बच्ची को बिगाड़ना नहीं चाहता था, उसे अनुशासन में रखकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। आज वे अपने दिल की बातें उसे बताने लगे। मुझे डर था कि अगर मैं भी तुम्हें ज़्यादा लाड प्यार दूं तो कहीं तुम बिगड़ ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार से ज़्यादा डर को रखा। हाँ, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन अपनी बेशुमार नफरत और गुस्से से तुम्हें घायल जरूर कर दिया। हो सके तो अपने पिता को माफ़ कर देना। उन्होंने रोते हुए फिर से उसके पैर पकड़ लिए। पापा प्लीज। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या यह उसके पिता का असली रूप है या वह कोई सपना देख रही है। बेटा, मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया क्योंकि न जाने क्यों मुझे लगा कि तुम डरकर उस जालिम का नाम बता दोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। जब मैंने पुलिस कंप्लेंट की तब तुमने उसका नाम नहीं बताया। पुलिस वाले बार बार तुमसे पूछ रहे थे, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली, और तुम्हारा चुप रहना मुझे गुस्सा दिलाने लगा। मुझे लगा तुम उस लड़के से मिली हुई हो, अपने दोस्त को बचाना चाहती हो, अपने पिता को बदनाम करके। इसी गुस्से में मैं उस रात पागल हो गया। मैंने भी तुमसे पूछा मगर तुम कुछ नहीं बोली, तो मैं अपने होश में नहीं रहा। वह भर्राई आवाज में बोले, अब बता दो बेटा, कौन है वह जालिम? आज उनके इस नरम रूप को देख उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। न जाने कब से वह उनके इस रूप को देखना चाहती थी। बेटा चुप क्यों हो? बोलना, किसने तेरे साथ बेदरिंदगी की? कौन है वह जिसने तेरी मासूमियत छीन ली? अब मुझे यकीन हो गया है कि जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच थामकर पूछा। उनके शब्दों से ही उसे बड़ा सुकून मिला। वह कोई जवाब नहीं दे पाई, बस रोते हुए उनके सीने से लिपट गई। पापा, अब आपकी नज़र में मैं गलत नहीं, और आप मेरे साथ हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनके सीने से लिपटकर टूटकर रोते हुए बोली। उसकी आंखों के आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। मेरी बच्ची, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे लोगों की बातों से ज़्यादा तुझ पर भरोसा होना चाहिए था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अफसोस के साथ कहा। कुछ पल ठहरकर वह गुस्से में बोले, अब बता दे उसका नाम, कौन है वह? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अब उस दरिंदे के लिए उनकी आंखों में अंगारों की दहक थी। वहीं उस जालिम का जिक्र सुनकर ही सिया के रेंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे सियर उठी। नहीं पापा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। वह बहुत बुरा है। जैसे उसे पता चला कि मेरे मुंह से उसका नाम निकला है, वह आपको, मुझे, सबको बर्बाद कर देगा। डर के मारे ये कहते हुए वह उनके सीने से और लिपट गई।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।